नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। आपको बता दें जो हमारे चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करना। आपको बता दें इस चैप्टर में हमने आधा से अधिक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में, आज हम पढ़ेंगे वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में पढ़ें, ठीक है। आपको बता दें शीघ्र ही पहली एक ने एक बोर्ड को देखा जिस पर लिखा हुआ था कि पचमंडी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आपको बता दें कि पहली जो होती है फिर तुरंत देखते कि एक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पंचमंडी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है। आपको बता दें कि इस चैप्टर में प्राणी जात और वनस्पति जात के बारे में और हमने बहुत से टॉपिक के बारे में समझ लिया था। अब हम देखेंगे कि आपको बता दें प्रोफेसर अमहद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह, आपको बता दें प्रोफेसर अमहद ने बताया कि जो आरक्षित वन होते हैं वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य प्राणी या सुरक्षित या संरक्षित रहते हैं। आपको बताते हैं कि प्रोफेसर अमहद ने बताया जैसे ही आरक्षित जो वन होते हैं वनों की तरह ही वन्य प्राणी भी सुरक्षित एवं संरक्षित रखे जाते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। आपको बता दें जहाँ पे प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जहाँ पे वनों को जो वन के जितने प्राणी या जीव जंतु होते हैं उनको भी जहाँ पर संरक्षित या उस संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माधव जी पुनः बताते हैं पहेली बूझो को कि अभ्यारण्य वह स्थान होता है जहाँ प्राणी अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है अथवा दंडनीय अपराध होता है। आपको बता दें जो अभ्यारण्य वह स्थान है, बूझो से कहते हैं, पहली से कहते हैं माधव जी की अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ पर प्राणियों अथवा जंतुओं को न तो आप उसको मार सकते, ना ही उसका आप शिकार कर सकते, ना आपको पकड़ कर रख सकते। आपको बता दें जो कोई उसको पकड़ेगा निश्चित उसको दंडनीय अपराध मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कुछ महत्वपूर्ण संकटपूर्ण वन्य जंतु पता है कुछ महत्वपूर्ण संकटपूर्ण वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाले बत्तख, घड़ियाल, कुछ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित रहता है। आपको बता दें जितने भी जैसे काले हिरण है, श्वेत आंखों वाले जो सफेद आंखों वाले हिरण होते हैं, हाथी होती हैं, हाँ सुनहरी बिल्ली होती है, गुलाबी सिर वाले जो बत्तख है, घड़ियाल है, कच्छ का जो मगरमच्छ होता है और अजगर, गेंडा इत्यादि जो हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या सुरक्षित और संरक्षित है। आपको बता दें कि भारतीय अभ्यारण्यों में आपको बता दें बच्चों कि जो भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि या बड़े समतल वन या पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियाँ के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा भूस्लैंड है। आपको बता दें हमारे जितने भारतीय जितने अभ्यारण्य हैं वो कहाँ है, ये इनमें क्या क्या अनूठे दृश्य भूमि, बड़े बड़े समतल वन भी हैं, पहाड़ी वन भी है तथा बढ़िया नदियाँ, बड़ी जो नदी है कि डेल्टा वो भी है, झाड़ी भूमि या बुशलैंड भी होते हैं, ठीक है। यह अफसोस की बात यह है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। आपको बता दें कि अफसोस की बात यह है कि बच्चों की जो जिसमें रहने वाले जो संरक्षित जीव है वो क्या अभी इस समय सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग उनका क्या अतिक्रमण नष्ट करने का कर देते हैं, अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। आपको बता दें जितने भी जैसे ही जहाँ पर अभ्यारण्य जो वहाँ पे जितने भी अभ्यारण्य के आसपास रहने वाले जो लोग होते क्या होते हैं उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते, ठीक है। आपको बताते हैं बच्चों को प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर का भ्रमण के यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। आपको बता दें जो बच्चे वो घूमने गए थे उन बच्चों से कहा जाएगा आपको चिड़ियाघर की भ्रमण की यादें को ताज़ा करने को कहा जाता है। उसने स्मरण किया कि प्राणी उद्यान वह क्षेत्र जहाँ वह प्राणियों को संरक्षण करता है। आपको बता दें प्राणी उद्यान वह होता है जहाँ पर बुझो सोचता है, प्राणी उद्यान वह होता है जहाँ पर हम प्राणियों को संरक्षण करते हैं, ठीक है। अब बुझो सोचता है कि चिड़िया और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। अब बुझो सोचता है कि चिड़िया और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है, तो आपको बता दें कि आप निकट के चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों वातावरण में रखा गया, आपको बता दें कि जिससे आपके पास जो भी जू है तो आपको वहाँ पर घूमने जाना, वहाँ पर देखना है कि वो प्राणियों को किन परिस्थितियों में रखा गया है, इसका परीक्षण करना है, देखना है, ठीक है, और लिखना भी। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त थे। आपको बताते जो है वो जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त थे। क्या जंतु प्राकृतिक वास की अपेक्षा कृत्रिम वास में रह सकते हैं। आपको बता दें जो
जो जंतु वे जीवन के लिए उपयुक्त है, जो पर जहाँ पर आपको आसपास के चिड़ियाघर में जाना वहाँ पर देखना है कि बच्चों को जो उनका जो हैबिट आवास वो क्या जंतु है जो कृत्रिम है वो प्राकृतिक अपेक्षा अच्छा है। आपको बताते हुए जंतु जीवन के लिए उपयुक्त है। जंतु की प्राकृतिक आवास के बजाय कृत्रिम आवास में रह सकते हैं। आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम है या प्राकृतिक आवास है? आपको बताते जिसका जो आवास होता है उसको लिए वही लाभदायक होता है। अगर हम चिड़िया को जू में बात करें तो उसके लिए उतना वो लाभदायक नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहे, लेकिन प्राकृतिक आवास में रहता है तो उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान आपको बता दें। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब बच्चे घूमने तो गए थे, हम भ्रमण के लिए गए थे, तो आपको बता सड़क के किनारे जैसे ही पहली पहुंचती है तो उसको बोर्ड लगा दिखता है जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। आपको बता दें कि बच्चे ने अब देखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान लिखा है तो बच्चे क्या किया, उनका मन किया कि हम वहां पे घूमने जाएंगे। ठीक है, माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है। क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त। आपको बता दें जो पर्यावरण का संपूर्ण संगठक होता है संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। आपको बता दें वह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। आपको बता दें जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का कौन सा प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इन वनों में मिलते हैं। आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा सागौन की वृक्ष होती है ना सर्वोत्तम कहाँ मिलती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। आपको बता दें जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम आरक्षित वन होता है। आपको बता दें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको बता दें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान चट्टानों में आवास में स्थित है। चट्टानों में आवास में स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों की प्रागैतिहासिक प्रमाण है। आपको बता दें वनों में मनुष्यों की गतिविधियों की प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। आपको बता दें जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो चट्टानों में आवास है या सरल में स्थित है। आवास में या सरल में स्थित है। यह इन वनों में मनुष्यों की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिसमें हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में आपको बता दें चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती है। आपको बता दें जो चट्टान होते हैं जहाँ पे चट्टानों में मानव रहते हैं तो मानव क्या करते थे पेंटिंग करते कुछ कलाकृतियां भी मिलती है। पचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास का पहचान की जा चुकी है। आपको बता दें कि जो पचमंडी होती है पचमंडी जैव मंडल क्या होता है वहाँ पर संरक्षित क्षेत्र में जहाँ पे अभी तक 55 चट्टानों का आवास की पहचान की जा चुकी है। परंतु आपको बता दें जंतु एवं मनुष्यों को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए या शिकार या नृत्य या वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में ही रहता है। आपको बता दें आज भी अनेक आदिवासी जंगल आपको पता है कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो पहाड़ों के बीच में है। क्या होता है? पहाड़ों में है। तो क्या होता है जो पंचमंडी जैव संरक्षित क्षेत्र है वो पहले के ज़माने में जो आदिवासी होते वो चट्टानों के बीच में रहते थे। चट्टानों में ही वो क्या करते कि अपने अपने घर बना लेते थे। घर में ही वो क्या करते कलाकृतियाँ करते जो चट्टानों पर जो आवास मिले थे उस कैसे पहचान हो पाए कि जिसमें वो शिकार बनाने की आकृति बनाते थे, शिकार पकड़ते हुए बनाते थे, मछलियों को पकड़ते हुए बनाते थे, नृत्य करते समय वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। वो फिगर जो बनाया गया जैसे पता चला कि यहाँ पे लोग निवास करते थे बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, जैसे बच्चे आगे बढ़े तो उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिसको सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र था। आपको बता दें जैसे बच्चे आगे बढ़े तो उन्हें क्या दिखाई दिया? सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी ने बताया कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू किया। आपको बता दें जहाँ पर माधव जी ने बताया बच्चों सिर्फ जहाँ पर हमारी सरकार ने बाघों को सुरक्षित रखने के लिए जहाँ पे जितने हमारे देश के बाघ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए
सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना लागू की थी। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों को उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना। आपको बता दें ये परियोजना बनाई गई है राष्ट्रीय बाघ परियोजना, इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे देश में जो बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे ये बाघ है, ये जंगली भैंसा, ये बारहसिंगा क्या है, जैसे इनको प्रोटेक्ट करके कहीं रखा गया, ठीक है। आपको बता बुझो सोचता है क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। जैसे बुझो जाता है, वो देखता है कि क्या जो ये वन है इस समय भी क्या बाघ अभी पाए जाते हैं, और उसका वो उम्मीद लगा बैठा है कि मैं क्या जाऊँगा तो मैं बाघ देख सकूँगा। बाघ चित्र में 5.4 में दिखाया गया उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में विलुप्त होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन स्पीसीज में से, आपको बता दें जो फिगर हम दिखाए हैं आपको 5.4 में जो चित्र दिखाए बाघ, उन स्पीसीज में से एक जो धीरे धीरे क्या वनों में से विलुप्त होते जा रहे, परंतु सतपुड़ा राष्ट्रीय आवासीय क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि जो सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। आपको बता दें संरक्षण का अनूठा उदाहरण, किसी भी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा उद्यान में पाए जाते थे। आपको बता दें किसी समय की बात है, जो बता दें कि शेर, हाथी, जंगली भैंसा तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वह विलुप्त होते जा रही है, उसको संकटपूर्ण जंतु को आपको बता दें। संकटपूर्ण जंतु क्या है? तो वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं। संकटपूर्ण जंतु कहलाते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष विलुप्त हो चुके। आपको बता दें बूझों को डायनासोर के बारे में बताया गया जो कि याद दिलाया गया है कि लाखों वर्ष पूर्व के विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। आपको बता दें कुछ जीव थे जो प्राकृतिक आवास में क्या हुआ बच्चों, व्यवधान हो गया, वो क्या हुए, मर गए, चाहे कुछ हो गया, उनकी वजह से उनका अस्तित्व को क्या खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों को कड़े नियम लागू किए जाते हैं। आपको बता दें पौधे और जो जंतु होते हैं उनके संरक्षण के उद्देश्य के लिए सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए थे। आपको बता दें मानवीय गतिविधियां जैसे चरना, अवैध शिकार या जानवरों की पकड़ना अब पहले सोचिए केवल बड़े जंतु को ही विलुप्त होने का खतरा होता है। आपको बता दें कि पहले सोचिए कि बड़े ही जंतु का विलुप्त होना ही खतरा होता है। जंतु को पकड़ना या मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे की एकत्र करना स्वीकार नहीं है। आपको बताते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन्हें क्या होता है, जो जहाँ पे पेड़ जंतुओं को सुरक्षित कर रखा है वहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ, जिसमें मानव को जाने के लिए, वहाँ पे शिकार करने के लिए, पशुओं को चरने के भेजने के लिए, उनको मारने के लिए, जलावन जो जंगल होते हैं जहाँ पे संरक्षित कर रखे जाते हैं वहाँ से लकड़ी लेने या औषधियों के पौधे एकत्र करने का स्वीकार नहीं है। माधव जी पहले को बताते हैं कि बड़े जंतु अथवा अपेक्षा छोटे प्राणियों विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। आपको बता दें कि माधव जी पहले सोचते कि सिर्फ बड़े ही जंतु विलुप्त होते, और माधव जी पहले को बताते कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों की विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ अथवा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं। आपको पता दे कि जो पहले को समझाते हैं माधव जी कि अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को हम निर्दयता से क्या करते हैं, मार डालते हैं। हमारे पास जितने भी हमारे घर में आसपास में कहीं हमको सांप दिखता है, छिपकली दिखता है या मेढक कहीं दिखता है और चमगादड़, उल्लू को हम क्या करते हैं कि अपने घर के आसपास उसको मार देते हैं। अगर जैसे हम उसको देखते हैं तो ठीक है, क्योंकि उससे हमें खतरा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको मार देते हैं, मार डालते हैं। तो परितंत्र में उसके महत्व के विषय में भी नहीं सोचते भी नहीं। को मारने के तो मार देते हैं, लेकिन हम परितंत्र में उसके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुँचा रहे। को बता दें जैसे ही हम उनको मार देते हैं तो उनको मारकर हम स्वयं को क्या हानि पहुँचा।
यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, लेकिन वह आकार में छोटे हैं तो क्या हुआ, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि वे आहार जाल का या आहार श्रृंखला का एक भाग है। आपको बता दें, जो ये छोटे जंतु है भी क्या है, एक आहार जाल या आहार श्रृंखला का भाग है। किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, आपको बता किसी भी क्षेत्र के बच्चों, पेड़ पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करता है। आपको बता दें, किसी भी क्षेत्र के सभी पेड़ पौधे, जंतु, प्राणी, सूक्ष्म जीव अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि क्या है, उस संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन सबके मिलने से एक परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, मुझे सोचता है कि मुझे आश्चर्य होगा कि संकटपूर्ण स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो सकता होगा। अब मुझे सोचता है कि जितने भी स्पीशीज जो विलुप्त होते जा रहे हैं या संकटपूर्ण है, उनको कहीं रिकॉर्ड कर रखा जाता होगा। रेड डाटा पुस्तक क्या होता है? रेड डाटा पुस्तक आपको बताए प्रोफेसर अमहद जो बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं, उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक प्रोफेसर अमहद बच्चों को बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें सभी संकटपूर्ण स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा है। आपको जितने रेड डाटा पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें सभी संकटपूर्ण स्पीशीज को रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक बता दे। पौधे, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.will.com इन पर सर्च कर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रवास के बारे में। ठीक है, प्रवास क्या था? माधव जी ने इसके निर्देश में भ्रमण प्राणी गहरे वन में प्रवेश करती है। आपको बता दें, जो भ्रमण पार्टी थी वो गहरे वन में प्रवेश करते। आपको बता दें कि जो बच्चे थे क्या गहरे वन में प्रवेश करते, जो घनी जंगल में प्रवेश करते तथा वह तावा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। बताते हैं आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखा। पहेली क्या करती है? आराम करता। अब जैसे ही जो माधव जी के निर्देश पर भ्रमण जो पार्टी थे, जितने भी बच्चे थे वो क्या करते, गहरे वन में प्रवेश करते और वहाँ पर संरक्षित क्षेत्र पर कुछ समय के लिए आराम करते हैं। ठीक है, पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखा और माधव जी बता दे कि यह प्रवासी पक्षी है। क्या है? यह प्रवासी पक्षी है। वे पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर आए हैं। आपको बताते हैं कि माधव जी बताते हैं कि जो पहले क्या देखा, नदी के समीप पक्षी देखा और माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी है। ये पक्षी प्रवासी पक्षी क्या बच्चों कि प्रवासी पक्षी ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर आए हैं। क्या है? संसार के अन्य भागों से उड़कर आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण आपको पता है, जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। आपको बता दें, जलवायु में परिवर्तन के कारण और उसके देश में जलवायु परिवर्तन के कारण वह प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं और यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। आपको बता दें, अपने देश से दूसरे देश में अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके अनुकूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उनके अनुकूल आवास में, क्योंकि वो उनके मूल आवास में बहुत से अधिक शीत के कारण वह स्थान समय पर जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। को बता दें, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी उड़कर जो सुदूर पक्षी क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे आपको बता दें, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण जहाँ पर प्रत्येक जैसे दूसरे देश का पक्षी है तो उसमें वहाँ पे जो क्या होता है, उन रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं, जीवन यापन करने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती, तो वो क्या कर जीवन यापन नहीं कर पाते, वो क्या करते दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं। माने दूसरे देश चले जाते हैं, उड़ कर चले जाते हैं। वो सफ़र तय करने के लाखों मतलब बहुत ज़्यादा दिन
समय लगता है, ठीक है। और शीत ऋतु के समय में वो स्थान वो अपने जैसे उसके घर में ठंडी ज़्यादा होगी, उसकी जगह में ठंडी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर वो अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं पक्षी उड़कर सुदूर क्षेत्र में अपनी जहाँ पर जीवन यापन संभव हो सके वहाँ पर पहुँच चले जाते हैं और लंबी यात्रा तय करते हैं, जिन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्या होगा जब हमारे आस-पास आपको बता दें क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी। पहली सोचें कि क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी, क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? आपको बता दें क्या कोई लकड़ी का विकल्प। मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। पहले सोचती है कि मैं जानती हूँ कि कागज़ की एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो हमें वनों से प्राप्त होता है। क्या होता है? जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध है। आपको बता दें मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज़ का कोई विकल्प उपलब्ध है, उसके बारे में पहले सोचती है। अब हम पढ़ेंगे कागज़ का पुनर्चक्रण करना। कागज़ का कैसे पुनर्चक्रण होगा तो प्रोफेसर अमहद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन की एक ओर के कारण की ओर आकर्षित करता बता दे। बच्चों को ध्यान दिलाते हैं कि वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। आपको बता दें 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए बच्चों पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को पूर्ण रूप से विकसित जो वृक्ष होते हैं पूर्ण डेवलप हो, उस वृक्ष को 17 वृक्षों को काटा जाता है, जैसे 1 टन कागज़ प्राप्त होता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अमहद भी ये भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया। आपको बता दें जो हम उस कागज़ का उपयोग करते हैं उसका हम 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया जाता है। यदि कोई छात्र एक दिन में मात्र 1 कागज़ बचाता है, आपको बता दें यदि कोई छात्र बच्चों एक दिन में 1 कागज़ बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। आपको बता दें यदि कोई छात्र 1 कागज़ बचाता है तो हम क्या करते हैं बच्चों हम 1 वर्ष में कई अनेक वृक्ष को बचा सकते हैं। क्या करना? अनेक वृक्ष को बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। बच्चों को सिखाते हैं प्रोफेसर अमहद के बच्चों आप लोग क्या करना है कि आपको कागज़ की बचत करनी। आप अगर कोई बच्चा एक दिन में 1 कागज़ को बचत करता है तो हमें तो वह एक वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी है, इसका पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज़ उत्पादन में उपयोग आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। आपको बता दें ऐसे आपको सिर्फ कागज़ बचाने से आप वृक्षों को नहीं बचा पाएंगे, वृक्षों को ही नहीं बचाएंगे, जो कागज़ उत्पादन में आने वाले जल होते हैं तथा ऊर्जा होती है उसको भी हम क्या बचत कर सकते हैं। बचत कर सकते साथ आपको इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन में उपयोग आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। आपको बता दें अब हम कागज़ को जैसे ही बचत करेंगे तो हमें अनेक वृक्ष को भी बचा सकते हैं और साथ साथ वृक्ष के बचाने के साथ ही कागज़ उत्पादन में जितने भी होने वाले जल है और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं और इसी के साथ हम ऊर्जा उत्पादन में उपयोग आने वाले हानिकारक रसायनों को भी क्या बचा सकते हैं। आपको बता दें कि मुझे सोचता है क्या उन्मूलन में कोई अस्थायी हल है, उन्मूलन का कोई अस्थायी हल है। अब हम पढ़ेंगे पुनर्चक्रण, ठीक है। पुनर्चक्रण क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर आपको बता दें पुनर्मूलन का उत्तर पुनर्चक्र पुनर्रोपण है। आपको बता दें पुनर्मूलन का जो उत्तर है वो पुनर्रोपण है। पुनर्रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य में से नए वृक्षों का रोपण करना है। आपको बता दें पुनर्रोपण का मतलब होता है बच्चों पुनर्रोपण का मतलब प्रोफेसर अहमद ने सुझाव दिया कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्रोपण है। उन्मूलन का उत्तर पुनर्रोपण है। वनोन्मूलन के पुनर्रोपण में कटे गए जो वृक्ष है बच्चों उनकी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से हमें नए वृक्षों का लगाना चाहिए, ठीक है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाया जाता है। आपको बता दें जो रोपण वाले वृक्ष होते हैं सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं।
हम कम से कम उतने ही वृक्ष लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। आपको बता दें, हमें उतने ही वृक्ष नहीं जितने हम काटते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। आपको बता दें, प्राकृतिक रूप से भी हम क्या कहते हैं, वन का पुनर्रोपण भी कर सकते हैं, हो सकता है। यदि वनोन्मूलन मूलित क्षेत्रों को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान है। आपको बता दें, प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत ही हम अपने वनों को बहुत अधिक तक नष्ट कर चुके। यदि हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए अब हरी संपदा बनाए रखनी है तो हमें अधिक वृक्षारोपण करना एकमात्र विकल्प। आपको बता दें बच्चों की, जैसे हम वृक्षों को क्या काटते जा रहे, हमारे वन भी क्या नष्ट होते जा रहे हैं। जितने भी हमारे जंगलों में पेड़ पौधे पाए सबको हम क्या नष्ट करते जा रहे हैं। तो जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी उनकी क्या होगी, उनको ज़माने में क्या होगा कि वो हरियाली से हरी संपदा ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जैसे उनके आसपास पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, और उनको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी जो पहले की सभ्यता थी, उन लोग क्या करते थे, जो हमारे दादा दादी वो पेड़ पौधे लगाते थे। अब हम क्या करें, उसको काटते जा रहे। जो हमारी पीढ़ी की जनरेशन आएगी वो क्या करेगी, उनके पास तो एक भी वृक्ष नहीं पाएगा। तो उसको हमको दिखाने के लिए अभी से क्या करना होगा, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण की एकमात्र विकल्प, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत संरक्षण अधिनियम है कि इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण एवं संरक्षण करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम में कहा गया है कि इस नियम का उद्देश्य है बच्चों की प्राकृतिक वनों का परिरक्षण एवं संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिसमें वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों को आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। आपको बता दें कि साथ ही साथ वनों की, जैसे पेड़ पौधे का संरक्षण तो करना ही करना है, परिरक्षण तो संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उनके समीप रहने वाले लोगों में आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके, ठीक है। आपको बताइए, कुछ समय विश्राम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस चलने का कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वनों में रुकना ठीक नहीं होता है। अब वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी ने आभार व्यक्त किया, ठीक है। आपको बता दें कि जो माधव जी ने बच्चों को भ्रमण करने के लिए ले गए, तो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य और प्राणी वन संपदा, सजातीय प्रजाति के बारे में सब बताया, और बच्चों को हर सजातीय प्राणी के बारे में बताया था, ठीक है। अब क्या होगा कि बच्चे पूरे अच्छे तरह से घूम लिए, समझ लिए, और अब उनको शाम का समय हो गया, तो उनके बाद उन्होंने कहा कि अब घर चलना है, ठीक है। और बच्चे जो थे उनको उल्लासपूर्वक क्या कहते हैं, प्रसन्नतापूर्वक धन्यवाद किया कि माधव जी, सर जी, आपने क्या किया, हमें अच्छे से भ्रमण करने की कोशिश करी, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगा, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना